पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हुआ यूहाओ अपने मिशन पर निकल चुका था। अब आगे देखेंगे। टाइगर्स टूथ पहले से डार्क येलो हो चुका था और उसका रंग साफ दिखा रहा था कि ये कितना एंशंट है। ये टाइगर्स टूथ व्हाइट टाइगर ड्यूक की कीप से कहा जा सकता था। उसने मुझे ये दे दिया। वो मेरा पिता है। क्या ये उसका गिफ्ट है मेरे लिए? हो यूहाओ की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत सिर घुमा लिया और धीरे से बोला, थैंक यू। व्हाइट टाइगर ड्यूक हल्का मुस्कुराया और बोला, मुझे ही तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। स्टारलू एम्पायर का हर एक व्यक्ति तुम्हारा नाम याद रखेगा। जब तुम लौटोगे तो मैं पर्सनली तुम्हारी सफलता का जश्न मनाऊंगा। प्रिंसेस पहले ही वादा कर चुकी है, अगर तुम ये टास्क पूरा कर लेते हो तो तुम्हें इनहेरिटेबल टाइटल ऑफ मार्कीज दिया जाएगा। मार्कीज का टाइटल नोबिलिटी में सिर्फ ड्यूक से नीचे आता था। स्टारलू एम्पायर ने कई 100 सालों से कोई हेरिडिटरी मार्क्स अपॉइंट नहीं किया था। एक मार्कीज की टेरिटरी में कम से कम एक बड़ा सिटी होता था और ये टाइटल फ्यूचर जनरेशंस को भी पास किया जा सकता था। ये सचमुच एक ब्लेसिंग थी। होयुहाओ ने चुपचाप सिर हिलाया। उसकी आंखों में हल्की नमी गायब हो गई और चेहरे पर फेंट स्माइल आ गई। उसने दूर आसमान की ओर देखा और दिल में कई इमोशंस उमड़ आए। डोंगर, उस दिन सच में तुम मेरे साथ थी? अगर हाँ, तो तुम्हारे लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिंदा लौटूं। आसमान और ठंडा हो रहा था। दोनों और ऊपर उठ चुके थे। रात का अंधेरा चारों ओर था और हवा की तीखी ठंडक उनके शरीर पर लगातार वार कर रही थी। इस बार भी होयुहाव ने वही तरीका चुना जो उसने मिंगडो माउंटेन रेंज की स्काउटिंग के दौरान किया था, ग्लाइडिंग थ्रू द एयर। यही तरीका था जिससे वो सबसे तेज दुश्मन के करीब पहुंच सकता था और साथ ही डिस्कवर भी नहीं होता। साथ ही इससे उसका सोल पावर भी कंजर्व होता। व्हाइट टाइगर ड्यूक खुद उसे एस्कॉर्ट कर रहे। नीचे की जमीन पूरी तरह अंधेरे में गायब हो चुकी थी। बस ऊपर मोटे बादल दिखाई दे रहे थे। लेकिन होयहाव का मन इस पल बहुत काम था। डरावनी शांति। उसने टाइगर्स टूथ गले में नहीं पहना। वो उसे हाथों में पकड़े रहा और उसकी ओरा को महसूस करता रहा। अजीब सी किलिंग इंटेंट निकल रही थी, लेकिन दिल को एक अलग वार्मथ मिल रही थी। 4,000 मीटर, 5,000 मीटर, 5,500 मीटर। वो दोनों उतनी ही ऊंचाई पर पहुंच गए जितनी पिछली बार। व्हाइट टाइगर ड्यूक का सोल पावर लो टेम्परेचर से और ज्यादा कंज्यूम हो रहा था। उसने व्हाइट टाइगर फॉर्म एक्टिवेट किया था, लेकिन अब वापस ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था। अब सब तुम्हारे हाथ में है। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने अपने मजबूत हाथों से उसे फोर्सफुली आगे लॉन्च कर दिया। होयुहाव ने कुछ नहीं कहा, बस राइट हैंड से थम्स अप दिखाया। आज वो पहले से ही अपना सोलो बैटल आर्मर पहनकर आया था। उसकी पीठ से 3 पेयर्स ऑफ विंग्स फैल गए और तेज सोल पावर फूटते ही वो दूर आसमान की ओर निकल गया। व्हाइट टाइगर ड्यूक वहीं मिड एयर में रुके रहे। उन्होंने युहाओ को होराइजन की ओर गायब होते देखा। जाने क्यों, उन्हें ऐसा लगा जैसे वो इस बार कुछ खो रहे हों। दिल में बेचैनी उठी। होयुहाव ने पूरी ताकत से आसमान चीरते हुए अपनी स्पीड बढ़ाई। जब उसकी गति तेज हुई तो उसने आर्म्स फैलाए और उन पर लगाए गए लेदर साइड विंग्स ने हवा को पकड़कर ग्लाइड करना शुरू कर दिया। यह मॉडिफिकेशन उसने खुद डेवलप किया था। पिछली बार फ्लाइंग टाइप सोल टूल की विंग्स एयर फ्लो कंट्रोल में कमजोर पड़ी थीं और वो बहुत तेज गिर रहा था, जिससे सोल पावर ज्यादा खर्च हुई थी। लेकिन इस बार उसे कई टास्क पूरे करने थे और हर टास्क क्रिटिकल था, इसलिए सोल पावर कंजर्व करना जरूरी था। उसने स्पिरिचुअल डिटेक्शन एक्टिवेट कर दिया। सब कुछ बिजली की तरह उसकी आंखों के सामने गुजर रहा था। वह मिंग डो माउंटेन रेंज की ओर तेजी से उतरता गया। रात के अंधेरे में वो मानो ब्लेंड हो गया था। साइड विंग्स के साथ वो किसी जायंट बैट जैसा लग रहा था। 3,000 मीटर की ऊंचाई पर सर्वेलेंस सोल टूल से डरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन युहाव जानता था कि सनमून एम्पायर ने सर्वेलेंस जरूर और टाइट किया होगा। जैसे ही रेंज नजर आया, उसने महसूस किया 3 किलोमीटर दूर तक सर्वेलेंस सोल टूल्स की डेंस व्यवस्था थी, खासकर मेन पीक के चारों ओर। लेकिन इस बार कुछ नए अजीब सर्वेलेंस टूल्स भी थे। वे सोल टूल्स अजीब आकार के थे, जैसे एक दूसरे पर स्टैक्ड हों। युहाव की नज़र तुरंत पहचान गई, ट्रबल। ये बेसिस हाई ऑल्टीट्यूड एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स हैं और उनके ऊपर लगे हैं ऑसिलेशन डिटेक्टर्स। ये क्लियर था कि दुश्मनों ने समझ लिया था कि नॉर्मल सर्वेलेंस टूल्स युहाव पर काम नहीं करेंगे। ऑसिलेशन डिटेक्टर्स का एरिया छोटा होता है, लेकिन ये बहुत हैवी होते हैं। पहले इन्हें माउंटेन टॉप्स पर लगाया गया था, लेकिन अब इन्हें एरियल सर्वेलेंस टूल्स के ऊपर रखकर हवा में हॉवर कराया जा रहा था।
इस तरह उनका इफेक्टिव एरिया बहुत बढ़ गया था। 1000 से 3000 मीटर तक पूरा स्काई लॉक किया जा सकता था। क्लेवर, लेकिन अभी भी क्रैक्स हैं। युहाओं की आंखों में पर्पल लाइट चमकी। आई ऑफ डेस्टिनी खुल गया और हर डिटेल उसकी नज़रों में क्रिस्टल क्लियर दिखने लगी। उसने वेव्स को ऑब्जर्व किया। ऑसिलेशन डिटेक्टर्स लगातार विशेष फ्रीक्वेंसी वेव्स भेज रहे थे। कोई भी ऑब्जेक्ट टच होते ही फीडबैक मिलता। ये स्पेशल वेव्स हर दिन बदल दिए जाते थे ताकि कोई डिकोड ना कर सके। लेकिन युहाओं ने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन आई ऑफ डेस्टिनी से इनकी लय पकड़ ली। 3 किलोमीटर, यानी यही उनका स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंसिव perimeter है। उसने धीरे धीरे इमिटेशन रिलीज किया और सोल पावर को केयरफुली एडजस्ट करते हुए वेव पैटर्न्स ऑब्जर्व करने लगा। करीब 5 मिनट बाद उसने मूव किया। उसकी तीनों पेयर्स ऑफ विंग्स से जोरदार सोल पावर फूटा और वो सीधा मेन पीक की ओर डार्ट कर गया। 3000 मीटर मार्क पर पहुंचते ही उसने सडन मैन्यूवर किया। लेफ्ट विंग बंद करके रोल किया और एक सर्वेलेंस वेव इवेड की। फिर विंग्स वापस खींचकर नीचे गिरा और एक और वेव से बच निकला। इंस्टेंट बर्स्ट से उसने 4 मीटर्स आगे लीप लिया और अगली वेव डॉज कर ली। अगर कोई देख रहा होता तो लगता मानो वो हवा में किसी डेडली डांस का प्रदर्शन कर रहा हो। हर वेव के बीच से वो परफेक्ट गैप निकाल रहा था। सिर्फ 7 से 8 ब्रेथ्स का समय लगा और वो पूरे ऑसिलेशन वेब को पार कर चुका था। लेकिन उसका सांस तेज हो गया। खतरे से बाल बाल बचा। एक वेव तो मुझसे बस 10 सेंटीमीटर दूर थी। वो जानता था अगर पकड़ा जाता तो सन मून एम्पायर की भारी कैनन फायर उसे इंस्टेंटली टारगेट प्रैक्टिस बना देती। लेकिन अब मेन पीक बस 2 किलोमीटर दूर थी। युहाओ ने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन छोटी रेंज में सीमित कर दी ताकि स्पिरिचुअल बैरियर उसे पकड़ न ले। वो अल्टीमेट आइस रिलीज करता हुआ धीरे धीरे टेम्परेचर मैच करने लगा, ब्रीदिंग स्लो कर दी और मानो हवा में तैरता एक डस्ट पार्टिकल बनकर चुपचाप पीक की ओर बढ़ गया। मिंगडो माउंटेन रेंज अब भी पूरी तरह शांत था, लेकिन आसमान में कई तरह के एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स लयबद्ध रूप से घूम रहे थे। हुआयुहाओ के दिल में एक साथ एक्साइटमेंट और एंग्जाइटी दोनों उमड़ रही थी। उसकी सभी सेंसेस लगातार और भी तेज हो रही थीं। उसे लग रहा था जैसे इन हालातों में उसका छुपा हुआ पोटेंशियल बाहर निकल रहा है। काश मैं हमेशा इसी स्टेट में रह पाता। हुआयुहाओ को पता था कि अगर ये मिशन सफल रहा तो उसकी कल्टीवेशन जरूर और आगे बढ़ जाएगी। 2000 meters, 1,100 meters, 500 meters, 300 meters, Dwarford meters। जब वह मेन पीक से 1,200 meters दूर पहुंचा तो उसने आगे बढ़ने की जल्दी नहीं की। न ही उसने स्पिरिचुअल डिटेक्शन का प्रयोग किया। सिर्फ अपनी आंखों के सहारे पीक को ध्यान से देखने लगा। उसकी स्पिरिट आइज बिना एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल पावर सपोर्ट के भी पर्पल डीमन आइज के हाईएस्ट स्तर पर थीं। अंधेरे में भी वह 10 मीटर की दूरी से साफ देख सकता था। होयुहाव ने पाया कि मेन पीक पर उतने ज्यादा सोल टूल्स नहीं लगे थे, बल्कि उसके आसपास की दो चोटियों पर ज्यादा सोल टूल्स लगाए गए थे। मेन पीक का ऊपरी भाग बड़े हिस्से धातु मेटल से ढका था और उस पर कई अजीब आकार के मेटल शेल्स बने थे। ये मेटल शेल्स निस्संदेह अंदर छिपे टूल्स की बेहतरीन सुरक्षा के लिए थे। होयुहाव ने उनके हर स्थान को याद कर लिया। भले ही मिशन असफल हो जाए, ये जानकारी भविष्य में बहुत काम आएगी। साथ ही उसने डेथ गॉड का पता लगाने की कोशिश की। अगर वह उसे नुकसान पहुंचा सके या नष्ट कर सके तो वही इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था। डेथ गॉड ढूंढना मुश्किल नहीं था। हुआयुहाओ की नज़र जल्दी ही एक हेमिस्फेरिकल मेटल डोम पर पड़ी जो मेन पीक के ऊपर था। ये डोम लगभग गिर चौड़ा था और पूरी तरह धूसर धातु का बना था। दिन हो या रात, ये नज़र खींचने वाला नहीं था। लेकिन होयुहाओ को उसे देखते ही अपने सोल के गहराई तक एक भयावह दबाव, टेरर प्रेशर महसूस हुआ। यही है, अगर मैं इसके करीब पहुंच जाऊं तो मेरा आधा काम पूरा हो जाएगा। डेथ गॉड सचमुच बेहद शक्तिशाली था, लेकिन उसकी शक्ति दूर से हमला करने में थी। अगर कोई उसके पास पहुंच जाए तो उसका असर कम हो जाता था। होयुहाओ ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे फिर से आगे बढ़ा। उसकी आई ऑफ डेस्टिनी में हल्के रोज गोल्ड रंग चमकने लगे। यहाँ की स्पिरिचुअल बैरियर आकारहीन और अदृश्य थी। उसे सिर्फ तब महसूस किया जा सकता था जब कोई उसे छू ले, और अगर होयुहाओ ने उसे छू लिया तो वह तुरंत खोजा जाता। 90 meters, 1,200 meters, 1,050 meters। आखिर वह 1000 मीटर्स की दूरी तक पहुंच गया और रुक गया।
यहाँ तक वह पिछली एक्सपीडिशन की याददाश्त के सहारे आया था, लेकिन अब आगे अपना जोखिम था। इसलिए उसने तय किया कि बस इतना ही रिस्क उठाएगा। ने धीरे से अपनी लेदर विंग्स उतार दीं। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसे लगा था कि उसे और मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि पीक पर ऑसिलेशन डिटेक्टर्स होने की संभावना थी। लेकिन सन मून एम्पायर को आउटर सर्वेलेंस सिस्टम पर इतना भरोसा था कि उन्होंने अंदर ऑसिलेशन डिटेक्टर्स नहीं लगाए थे, अंदर सिर्फ स्पिरिचुअल बैरियर थी। उसकी आई ऑफ डेस्टिनी और भी चमकने लगी। उसने एक बार में बहुत स्पिरिचुअल पावर बाहर छोड़ी। ब्लास्ट! यूहाओ ने दबी हुई आवाज में कहा। उसके सामने की हवा ऐसे सिजल करने लगी जैसे उबल रही हो और 10 मीटर के दायरे में साउंडलेस एक्सप्लोजन्स होने लगे। ये एक एरिया एरिया ऑफ इफेक्ट स्पिरिचुअल अटैक था। छिपी हुई स्पिरिचुअल बैरियर तुरंत ट्रिगर हो गई। डल हम के साथ वह उसके सामने दिखाई दी और तीव्रता से लहराने लगी। ब्रंक! अलार्म की तेज आवाजें मेन पीक पर गूंज उठीं। हुआयुहाओ का एक्सप्रेशन नहीं बदला। अब इमिटेशन का कोई अर्थ नहीं था। उसकी आई ऑफ डेस्टिनी से पर्पल गोल्ड बीम निकली, जिसने स्पिरिचुअल बैरियर को भेद दिया। वुश! बैरियर में लगभग 1 मीटर चौड़ा छेद बन गया। हालांकि बैरियर तुरंत उसे भरने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह बंद हो पाती, हुआयुहाओ ने अपने फ्लाइंग टाइप सोल टूल से लाइट बर्स्ट की और एक बीम की तरह सीधा अंदर घुस गया। अब वह मेन पीक के 10 मीटर्स के भीतर था, जहां उसका जीवन कभी भी खत्म हो सकता था। पीक की जमीन हिलने लगी, कई मेटल शेल्स खुल गए और अंदर के सोल टूल्स सक्रिय हो गए। बड़ी संख्या में सोल टूल्स ने युहाओ को लॉक कर लिया। उसने तुरंत स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस एक्टिवेट कर दिया। उसके तीनों जोड़े विंग्स पूरी शक्ति से गूंज उठे और सोल थ्रस्टर्स के साथ उसे शूटिंग स्टार की तरह डेथ गॉड की ओर धकेलने लगे। तभी मेन पीक के ऊपर स्थित हेमिस्फेरिकल डोम से एक डार्क रेनिकल सोल टूल धीरे धीरे बाहर आया। उसके प्रकट होते ही आसपास के सभी सोल टूल्स की चमक फीकी पड़ गई। उससे उठती सोल पावर अंडुलेशंस इतनी डरावनी युहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन ने उसे छूते ही उसके स्पिरिट में तीव्र दर्द जगा दिया। वह चीख उठा और लगभग गिर ही पड़ा। ये पहली बार था जब उसने ऐसा भयावह अनुभव किया। यहाँ तक कि बीस गॉड से टकराते समय भी वह इतना लाचार नहीं हुआ था। यही है डेथ गॉड! उसी क्षण पीक से सोल रेज और कैनन शेल्स की बौछार उस पर बरसी। हुआयुहाओ ने तेजी से अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन वापस खींच ली। भयानक दर्द अभी भी उसके सिर को चीर रहा था, लेकिन उसने तुरंत अपने आप को संभाला और नीचे की ओर गोता लगाया। लेकिन फिर भी एक क्लास 7 सोल रे उसके हाथ से टकरा गया। सौभाग्य से उसकी सोलो बैटल आर्मर ने उसे बचा लिया। डेथ गॉड की शक्ति उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। वह भलीभांति समझ गया, उसके लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक थी। तभी अचानक उसके पीछे से एक पर्पल बीम निकली, जिसने इनकमिंग कैनन शेल्स को आसमान में ही विस्फोट कर दिया। फिर एक जेंटल ताकत ने उसे एक्सप्लोजन से बाहर खींच लिया। पीछे अचानक एक स्लेंडर फिगर प्रकट हुई और हुआयुहाओ अवाक रह गया। वह थी टंग वुटोंग। उसकी रेडियंट ड्रैगन बटरफ्लाई विंग्स फैल चुकी थीं और पर्पल लाइट की चमक से वह बेहद शानदार लग रही थी। तुम यहाँ कैसे? चौंक कर बोला। उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि तंगुतोंग उसका पीछा कर यहाँ तक पहुंच जाएगी, और वह तो उसे महसूस भी नहीं कर पाया था। मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, मेरे पास एक इनेट स्किल है। मैंने बस तुम्हारा पीछा किया और अंदर आ गई। अगर मैं नहीं होती तो अब तक तुम टारगेट प्रैक्टिस बन चुके होते। अब बताओ, आगे क्या करना है? वो युहाओ तंग वूतोंग से यह पूछने की परवाह भी नहीं कर पाया कि वह कौन सा इनेट स्किल था। लेकिन उसकी टाइमली इंटरवेंशन और डिले ने स्काईड्रीम आइसवर्म को इतना समय दे दिया कि वह उसके स्पिरिचुअल सी में उठ रहे छुपते दर्द को कम कर सके। हुइहाओ ने तंगवुतोंग को खींचा और तेजी से पहाड़ की चोटी की ओर उड़ने लगा। अब इसे भगाना नामुमकिन है। मुझे तो टास्क पूरा करना ही पड़ेगा, और इन सारी खतरनाक परिस्थितियों के बीच खुद को बचाने की कोशिश करनी होगी। तुम्हारी हिम्मत बहुत ज्यादा है। हुइहाओ गुस्से में गरजा और अपनी सबसे तेज गति से पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ा। अब समझ में आया कि वो एक्सपीडिशन में शामिल होने के लिए बाकी सबकी तरह आवाज क्यों नहीं उठा रही थी। उसने पहले ही अपना प्लान बना लिया था। कोई पहले कॉम था, लेकिन अब उसे थोड़ी घबराहट होने लगी। उनके दुश्मनों को उनके स्टेट ऑफ माइंड से कोई मतलब नहीं था। सोल रेज मौत के जाल की तरह क्रॉस होकर उनकी ओर आ रहे थे। ये सब क्लास 7 या उससे ऊपर के सोल रेज थे, और अगर एक भी उन पर लग जाता तो तुरंत लॉक हो जाते। हुआ युहाओ ने अपने स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन और स्पिरिचुअल डिटेक्शन को उनकी हाईएस्ट लेवल पर अनलीश किया। वह तंग वूतोंग को साथ खींचता रहा
और दोनों हवा में डॉज करते हुए लड़खड़ाते हुए पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ते रहे। उन्हें हर हाल में पहाड़ पर पहुंचना था। हो युहाओ ने शुरुआत में 12 मीटर की दूरी से चार्ज किया था। अब केवल 65 मीटर बचे थे। अगर ये 65 मीटर भी पार कर ले तो उसके प्लान के सफल होने की संभावना थी। 66 मीटर। जैसे ही हो युहाओ अपनी जजमेंट और ट्रिमेंडस स्पीड पर भरोसा कर आगे बढ़ रहा था, अचानक पहाड़ की चोटी पर रखे स्फेरिकल सोल टूल से नारंगी लाल लाइट की एक परत बाहर निकली। वह लाइट तेजी से फैल गई और एक फिल्म जैसी बैरियर बन गई। होयुहाउ सोल रेज और कैनन शेल से तो बच सकता था, लेकिन ऐसे एरिया अटैक जो हर एंगल से लॉक कर लेते थे, उनके सामने बचना नामुमकिन था। उसकी आंखों में ठंडक सी चमकी और उसने अपना दाहिना हाथ घुमाया। अनपैरेलल्ड चिल एम्प्रेस सोर्ड। गहरी नीली तलवार की चमक ने बैरियर को फाड़ डाला। ये सबकी उम्मीद से परे था। हालांकि वह बैरियर हुओयुहाओ और तांगुतोंग से टकराई, लेकिन विस्फोट नहीं हुआ। ये तो लाइट ऑफ रेजिस्टेंस है। हाँ, ये लाइट ऑफेंसिव पावर वाली नहीं थी साहब, बल्कि एक रेजिस्टिव फोर्स थी जो दुश्मन को पीछे धकेल देती थी। ये आमतौर पर सोल इंजीनियर्स द्वारा सोल मास्टर से लड़ाई में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन पहली बार हो युहाओ ने इतनी बड़ी एरिया इफेक्ट वाली लाइट ऑफ रेजिस्टेंस देखी। कौन सा पागल है जिसने इसे क्लास 7 सोल टूल बना दिया? फिर भी फ्रस्ट्रेशन से कुछ हल नहीं हुआ। दोनों सीधे 100 मीटर से धकेलकर 25 मीटर दूर फेंक दिए गए। अगर वह अपनी पूरी ताकत से स्टेबलाइज न करता तो और भी दूर चले तो भी आइडल नहीं रही। उसने लगातार अपने पंख फड़फड़ाए और ड्रैगन शेप्ड एयरफ्लोज की बीम्स छोड़कर इनकमिंग अटैक्स को डिस्पेल कर दिया। इस समय सनमून एम्पायर ने अपने आप को फिर से रिग्रुप कर लिया। पहाड़ की चोटी से एक छाया उभर आई और दोनों की ओर उड़ने लगी। पीछे के सर्वेलेंस सोल्टूल्स भी मुझे लगातार वेव्स छोड़ने लगे। अब युहाओ का स्पिरिचुअल डिटेक्शन डोमेन ऑसिलेशन डिटेक्टर से प्रभावित होने वाला था। हालांकि उसकी पावरफुल स्पिरिचुअल पावर उन पर असर डाल सकती थी, लेकिन उसका रेंज सीमित था। इस परिस्थिति में भी हो युहाओ ने अपना काम वापस पा लिया। उसने तांगवूतोंग की ओर ग्रॉल करते हुए कहा, मैं तुम्हें पहाड़ की चोटी पर भेजूंगा। वहां पहुंचकर जितनी डिस्ट्रक्शन कर सकती हो करो। मेरी चिंता मत करना, समझी? हाँ। तांगलुंग ने तुरंत जवाब दिया। हुयुहाओ ने तंगुतोंग को अपनी ओर खींचा और उसके स्लेंडर वेस्ट को पकड़ लिया। तंगुतोंग थोड़ी ब्लश्ड हुई, लेकिन हुयुहाओ के सोलो बैटल आर्मर के कारण वह कुछ महसूस नहीं कर पा रहा था। खुद का ध्यान रखना और मेरे लिए एक आदमी ढूंढना, हुयुहाओ चिल्लाया। अगले ही पल उसके सोलो बैटल आर्मर से नीली रोशनी फूटी और तंगुतोंग को कैनन शेल की तरह लॉन्च कर दिया गया। ये उसकी आर्मर की एबिलिटी थी। ट्रांसपोर्ट। टंग वुटोंग अब लगभग कैनन शेल की गति से पहाड़ की ओर बढ़ रही थी। सन मून एम्पायर इस सडन बर्स्ट को देखकर हैरान रह गया, लेकिन अब होयुहाओ दुश्मनों का टारगेट प्रैक्टिस बन गया। कैनन्स और सोल रेज उसकी ओर बरसने लगे। फिर उसने अपनी ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल की, इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन। वह 50 मीटर दूर इंस्टेंटेनियसली प्रकट हुआ। इधर टंग वुटोंग मेन पीक के बहुत पास पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी एक गहरे लाल रंग की बीम जो डेथ गॉड टावर से निकली थी, टंगवू थोंग की ओर दागी गई। होयुहाओ का खून जम गया। उसने तुरंत सुसेंशी से डुप्लीकेट की हुई श्वानवू डिस्प्लेसमेंट एबिलिटी का इस्तेमाल किया। टंगवू और होयुहाओ की पोजीशंस बदल गई। अगले ही क्षण टंगवू ने देखा कि वह बीम पूरी तरह होयुहाओ को निगल रही थी। नहीं। टंगवू की चीख ने आसमान चीर दिया। उसका दिल फट गया और उसने हिस्टेरिकली अपने पंख फड़फड़ाते हुए उसकी ओर दौड़ लगाई। लेकिन कैनन्स ने उस पर लॉक कर लिया। उसने अपना सेवंथ सोल रिंग एक्टिवेट किया, रेडियंट ड्रैगन बटरफ्लाई ट्रू बॉडी। वह एक बैंगनी लाइट बीम में बदल गई और इल्यूजरी हो गई। उसी समय उसके माथे पर सुनहरा ट्राइडेंट चमका और वह कैनन फायर को चीरती हुई पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ गई। दूसरी ओर शुसेंशी, जियांगननन, जिजुएचेन, जिंगजियन, येगाई और नानचुक्यू पहले से ही वहां एक बैरन जगह पर इंतजार कर रहे थे। उनके साथ 13 टाइटल्ड डोलुओ थे, जिनमें 2 ट्रांसेंडेंट डोलुओ भी शामिल थे। प्लान साफ था। होयुहाओ अकेले पीक डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था। वह सबको स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन से रिलीज कर पीक पर लाएगा और फिर सब मिलकर सन मून एम्पायर की डिफेंस को चीर देंगे। तो चलिए आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। बाकी का हिस्सा हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।